रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी जंग जारी है। ऐसे में भारतीय परिवारों के लिए अभी भी चिंता बनी हुई है क्योंकि उनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर में कई बच्चे वापस आ चुके हैं। ऐसे ही आज एक छात्रा मुजफ्फरनगर में वतन वापसी की है, एक छात्रा ने, उनसे हम बात करते हैं किस तरह की उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। जी, आपका नाम? ईशा। जी, ईशा, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप वहाँ से एमबीबीएस कर रहे थे? मैं विनित्या नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। जी, तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको वहाँ पे? परेशानी तो शुरू में पहले दिन से ये शुरू हो जाती है कि जैसे ही पता चलता है कि कीव पे अटैक हुआ है जी। तो एकदम से सब लोग नर्वस हो जाते हैं और सब लोग पहले बाहर जाके कि सामान ख़त्म हो जाएगा, पानी नहीं आएगा, ये सब इसलिए स्टॉक इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और एटीएम के बाहर लंबी लाइन लगा के कि एटीएम, सारे एटीएम आउट ऑफ मनी हो चुके थे। तो हम लोग को ये सब दिक्कत हुई पहले दिन में कि हम लाइन में लग रहे हैं, पैसे नहीं निकल रहे हैं। तो बहुत ये था कि अभी जाएंगे, ट्रैवल करना होगा तो पैसे नहीं होंगे हमारे पास, और ट्रांजैक्शन बिल्कुल बंद हो चुका था। तो जैसे आप लौटे हैं उस टाइम कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग को पहले बोला गया था कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो कंसल्टेंट्स होते हैं या फिर एम्बेसी हमारी बस कराएगी, लेकिन इतने बच्चे थे कि वो पॉसिबल नहीं था। तो फिर हम लोग को बस बोला गया कि आप खुद ट्राई करो, मिल जाती है तो आप लोग निकल जाना। तो बच्चे ये ट्राई कर रहे थे कि हमको खुद से मिल जाए। अब पूरा दिन हम बस एक दिन पूरा दिन लगाए हमको बस ढूंढने में। रात में बस मिली है, हम रात में निकले बस से। ठीक है, वहाँ पे पहुँचने के बाद बॉर्डर से कम से कम 8 और 7 किलोमीटर पहले उतारा है बस ने, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी कार्स की। ठीक है, 7-8 किलोमीटर हमको पैदल चल के जाना पड़ा अपने जो लगेज था सामान के साथ। उसके मेरा तो लगेज का व्हील भी ख़राब हो चुका था। तो वहाँ गए हम। 7-8 किलोमीटर चलने के बाद जब मेन गेट की तरफ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी बच्चों की। वहाँ पे सिर्फ बच्चे थे, क्योंकि बच्चे इतने इकट्ठे हो गए थे क्योंकि मिलिट्री जो वहाँ पे आर्मी थी ना, वो पहले यूक्रेनियंस को अलाउ कर रही थी, उनकी कार्स को अलाउ कर रही थी। और जो उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ट्रक्स थे बड़े बड़े, उनको अलाउ कर रही थी। लास्ट में जब थोड़ा सा बच जाता था तो वो सिर्फ 10 से 15, 8 से 10 बच्चे निकालती थी सिर्फ 1 घंटे में। ये हो रहा था। तो इस वजह से बच्चे तो आ रहे थे काफ़ी तादाद में, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। और ये चल रहा था वहाँ पे आर्मी हमको बार बार ट्रक्स जाते थे तो हमको पीछे करती थी। पीछे करने के चक्कर में अगर बच्चे नहीं मानते थे तो वो फायरिंग भी कर रहे थे। तो जिस जगह आप थे उस जगह किस तरह की धमाकों की आवाज़ या वो कुछ बताइए, वहाँ पे धमाकों की आवाज़ आ रही थी, किस तरह फायरिंग वगैरह? वहाँ पे लगातार सायरन बज रहे थे हमको अलर्ट करने के लिए। हमको बोला गया था कि अगर सायरन, एक सायरन बजता है तो मान लो तो कि सेफ है, 2 सायरन बजते हैं तो ये, और 3 बजते तो आपको निकलना है किसी भी हाल में। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको बंकर जाना है। तो हम हमारा बार बार ये हो रहा था कि मिलिट्री का ऊपर से हेलीकॉप्टर भी जाता था तो सायरन बजता था। तो हम लोग का ये था, रात रात भर हम लोग बंकर में बिताते थे। कभी रात के 4 बजे सायरन बज गया, सुबह 6 बजे बज गया, हम रात भर बंकर में रहते थे। सुबह आते थे, कभी कभी ऐसा भी होता था कि अभी आके बैठे ही हैं, फिर से सायरन बज चुका है, फिर जा। परिवार से बात करना मुश्किल हो रहा था या फिर कैसे? हाँ, बंकर में, बंकर अंडरग्राउंड होते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, तो तब बात ही नहीं हो पाती थी घर पे। तो कितने दिन लगे आपको वहाँ से चलने के बाद, कितने दिन लगे घर तक पहुँचने में? मैं 24 में निकली थी। उसके बाद 2 दिन मेरा बॉर्डर पे निकल गया, क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहे थे। तो 2 दिन ठंड में बर्फ़ पड़ने लगी वहाँ पे, और इतना खाने का भी वो अरेंजमेंट नहीं था। तो 2 दिन वहाँ पे निकला। फिर उसके आगे धीरे जब बॉर्डर क्रॉस कर लिया है तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगी, लेकिन अभी ये नहीं पता था हमको कि फ़्लाइट कब होगी। तो धीरे धीरे हम वेट कर रहे थे, 3-4 दिन और लगे। तो तब जाके मैं कल रात यहाँ पे 4 बजे पहुँची घर पे अपने। पैदल कितना चलना पड़ा आपको? पैदल तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, पहले 8 किलोमीटर, फिर बॉर्डर से अंदर जाने के बाद बस ये था कि सबसे मुश्किल तो पहले वो 8 किलोमीटर था। और उसके पहले हम जो बार बार बंकर जा रहे थे, हमको हमारा लगेज पैक करके ले जाना पड़ता था बार बार, कि कभी भी हमको वहीं से घर जाना पड़ सकता है, इसलिए। क्या मानते हैं भारत सरकार की तरफ से कितनी सुविधा मिली आपको? भारत सरकार की तरफ से बहुत सुविधा। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी कंट्री का
बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते बिना वीज़ा। सरकार की वजह से ही हम लोग इतना सेफली बॉर्डर क्रॉस कर पाए, उन लोगों ने हमें अलाउ कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यही है सरकार की, और इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगी। और बाकी ये है कि अभी बच्चे अभी भी कुछ खार्किव और कीव में अभी भी कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगी कि हो सके जितना जल्दी हो सके उन लोगों को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप आए हो उसका पूरा खर्च आपने अपनी तरफ से किया या फिर सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? मेरा जो खर्च हुआ है वो जो मैंने बताया है कि हमको बोला गया था कि आप खुद से बॉर्डर तक पहुंच जाए, जी जी। बस उसमें लगा है मेरा खर्च। उसके बाद मेरा एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है, वो और सब सरकार की तरफ से था। रहना और वहाँ पे जो रोमानियन लोग थे वो बहुत ही अच्छे थे, वो बहुत हेल्पिंग थे, हर चीज़ फ्री में दे रहे थे वो, बल्कि ब्लैंकेट टॉवल सब कुछ फ्री में। तो और जो बच्चे वहाँ फंसे हैं उन्हें किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको बोलूँगी कि अभी हिम्मत नहीं हारनी है, बस थोड़ा सा और चीज़ें नॉर्मल तो शायद पता नहीं कब जाके होंगी, अभी नहीं पता कुछ भी, लेकिन बस थोड़ा सा और हिम्मत रखनी है, सरकार पे भरोसा रखो, आ जाएंगे जल्दी। तो ये थी हमारे साथ ईशा जो काफ़ी दिक्कतों के बाद अपने घर सुरक्षित वापस पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि सभी बच्चों को उन्होंने संदेश दिया है कि सभी को हिम्मत नहीं हारनी है और भारत सरकार पर भरोसा रखना है क्योंकि भारत सरकार जल्द ही सभी बच्चों को वापस लाएंगी। देखते रहिए मुजफ्फरनगर बुलेटिन। मैं वासु प्रजापति।